of SHM. So this is the last and a very important topic जो कई बार पूछा जा चुका है in both NEET and मेंस कॉम्बिनेशंस ऑफ SHM. सो ये टॉपिक समझने के लिए कुछ कुछ तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए पहले ही, पर वो जैसे जैसे विल प्रोग्रेस विल हैव इट. हाँ, सी कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम. अभी तक हम लोग जो भी एसएचएम पढ़े हैं उसमें क्या करते थे, सिर्फ एक ही फोर्स का बात किए थे. जैसे फॉर एग्जांपल हेयर वाज अ स्प्रिंग एंड हेयर इज अ बॉडी ऑफ मास m, है ना. और इसको थोड़ा सा जब स्लाइटली डिस्प्लेस करते थे और छोड़ देते थे, वो अपना एसएचएम करते रहता था. सो ओनली वन फोर्स वाज इन्वॉल्व, दैट इज अ स्प्रिंग फोर्स. और कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता था. दो तीन स्प्रिंग भी लगा लेते थे तो एक इक्विवेलेंट आता था, इक्विवेलेंट फोर्स, पर एक ही फोर्स अज्यूम करते थे वो सारे केसेस में. तो अपना जो एसएचएम का जो इक्वेशन आता था F इक्वल्स टू माइनस के एक्स. एक्स क्या आता था, एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. All these things are defined for what? For only one force which is involved in the SHM. अब बात आता है कि say for example that there is a particle. ये जो पूरा हेडिंग है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ SHM, इट इज स्टडीड अंडर टू सब हेडिंग्स. पहला मल्टीपल फोर्सेस अलोंग सेम एक्सिस. इस पूरे ये जो पूरा हेडिंग है इसको दो सब हेडिंग से पढ़ेंगे. मल्टीपल फोर्सेस अलोंग सेम एक्सिस, and the second thing is multiple forces along perpendicular axis. These are the two subheadings under which we are going to study this whole topic. Very important topic, ध्यान से देखना और बहुत आसान है. तो मान लो यहाँ पे अब ये करके फिर से एक ब्लॉक रखा है मास m का, and now suppose two forces are acting. Say F1 is a force acting and F2 is a force acting in such a way that both have the capacity to make this particle perform SHM. ठीक है. Of course this F1 is not a constant force, it is some force. और ये इसको भी हटा दे रहा हूं मैं. Say for example I am just saying कि ये ब्लॉक रखा है ऐसे करके, this is x axis and this is y axis. ठीक है. F1 is some separate force which will make this body do SHM. F2 is some independent force that will make this body do SHM. दो अलग अलग forces लग रहे हैं and both have the capacity to make the body do SHM. Say F1 का capacity है, F1 के हिसाब से जो x1 आना चाहिए पार्टिकल का, वो आना चाहिए A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, और उसके चलते आना चाहिए A2 साइन ओमेगा 2t प्लस 5 2. से फॉर एग्जांपल दोनों का अपना अपना अलग अलग कैपेसिटी है एसएचएम कराने का. तो जो रिजल्टेंट मोशन होगा उस बॉडी का वो क्या होगा, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो जो रिजल्टेंट मोशन होता है, से फॉर एग्जांपल दिस इज R. जो रिजल्टेंट होता है दैट इज बेसिकली अ वेक्टर एडिशन ऑफ दीज टू थिंग्स. ये अगर R1 और ये R2 है तो जो R रिजल्टेंट होता है, वी कैन से दैट दिस इज अ वेक्टर सम ऑफ दीज टू थिंग्स. फॉर बोथ ऑफ दीज केसेस इट इज वैलिड. दोनों ही केस के लिए ये वैलिड है. इट इज अ वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल SHMs caused due to different forces. ठीक है. Now the first thing we are going to study is multiple forces along the same axis. और हम लोग x एक्सिस के साथ ही डीलिंग करेंगे एंड लेट अस सी हाउ थिंग्स गोस. x एक्सिस के साथ ही डीलिंग करेंगे. ठीक है. y एक्सिस के साथ भी कर सकते हैं. जब x एक्सिस के साथ कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, x1 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे x2. ये एसेंशियली सेम रहेगा, अपना कंसेप्ट सेम है. अब यहाँ पे देखो बेसिकली ये प्रोसेस कैसे करते हैं वो सीखना है अपने को. मैं आपको सीधे एग्जांपल से करके दिखाता हूँ एंड आप खुद भी कैचअप कर सकते हैं. से फॉर एग्जांपल दो तीन एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. से फॉर एग्जांपल x इज 3 साइन ओमेगा टी और दूसरा x इक्वल्स टू 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. से फॉर एग्जांपल दो फोर्सेस लग रहा है, अलग अलग एसएचएम कर रहा है बॉडी. ठीक है. एक फोर्स लग रहे हैं जो बॉडी पे लग रहा है एक फोर्स, तो वो इस टाइप का एसएचएम करा रहा है जिसका एक्स अगर देगा तो ऐसे देगा. मतलब सिर्फ अगर वो फोर्स लग रहा है तो ऐसे बॉडी एसएचएम करेगा. सिर्फ अगर F2 लग रहा है तो फोर्स बॉडी एसएचएम ऐसे करके करेगा. ठीक है. ये दो है. इस काम को रिजल्टेंट पता करना है कैसे करेंगे. तो मैं जो स्टेप्स लिख रहा हूँ ये जनरल होगा, सारे क्वेश्चंस के लिए वैलिड होगा. जो पहला स्टेप है, मेक द कोफिशिएंट या एम्पलीट्यूड पॉजिटिव. पहला स्टेप है. दूसरा स्टेप है चेक ट्रिगो रेशियो एंड मेक देम सेम. मतलब आइदर साइन है तो पूरा का पूरा साइन में रहना चाहिए, या फिर आइदर कॉस दिया है तो सारा का सारा कॉस में ही कर देना, पर ये सारा का सारा सेम रहना चाहिए. तीसरा है चूज द वन विथ मिनिमम फेज along x axis and plot others accordingly.
एंड देन यू कैन फाइंड द ए नेट एंड फाई नेट। फाई मतलब फाई ऑफ द रिजल्टेंट। ए नेट बोले, ए रिजल्टेंट बोलते हैं और फाई रिजल्टेंट बोल देते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये स्टेप्स सारे ही एसएचएम में पहले सेक्शन के लिए, मतलब एसएचएम अलोंग द सेम एक्सिस। और जब भी एसएचएम अलोंग द सेम एक्सिस होगा और ऐसे कई सारे आपको x1 x2 x3 जो भी लिख दे, सारे ही के सारे के लिए ये स्टेप्स फॉलो करना है, ठीक है। ये स्टेप्स फॉलो करते हुए लेट अस क्विकली सॉल्व द क्वेश्चंस। बेसिकली एक बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहा है, सबका अपना अपना अलग अलग एसएचएम हो रहा है, वो दिया है, तो आपको बताना है कि रिजल्टेंट जो x होगा वो कैसा होगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्या कोफिशिएंट दोनों का सेम है। कोफिशिएंट दोनों का सेम है, हमको एक्स रिजल्टेंट बताना है। ओके, दोनों का कोफिशिएंट अगर सेम है उसके बाद क्या चेक करना है, क्या दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है। हाँ, दोनों का सेम है। अच्छा, अब दोनों का फेज सेम है, फेज सेम नहीं है, फेज डिफरेंट है। छोटा वाला किसका है, x1 का छोटा है। x1 का छोटा है तो x1 का जो एक्सप्रेशन है 3 sin ओमेगा टी, तो ये sin ओमेगा टी सबसे छोटा है, ओमेगा टी छोटा है, जितना भी रहता उसमें से सबसे छोटा वाला को हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट करेंगे। ओमेगा टी के करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड है 3, इसको हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट करेंगे 3, ठीक है। और ये पार्टिकल यहां पे एसएचएम कर रहा है ऐसे करके, +3 यहां पे ले लिए। अच्छा, दूसरा जो है वो है 4 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ये जो फेज है इट करस्पॉन्ड्स टू ओमेगा टी। ध्यान से देखना, आप इसको कहते हैं फेजर डायग्राम। व्हाट वी आर प्लॉटिंग दिस थिंग, दिस इज बेसिकली कॉल्ड फेजर डायग्राम। और इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको ये पूरा एक बार पढ़ा लेता हूं, क्योंकि काम का पहले करते हैं, बकवास तो बाद में भी कर सकते हैं। पहले न्यूमेरिकल्स पे हम लोग फोकस करेंगे, इसके बाद जो मैं थ्योरी बताऊंगा तो बताऊंगा फेजर डायग्राम्स क्या होता है, कहां कहां लगता है 11th और 12th में। विल डिस्कस दोस थिंग्स लेटर। सो अपना 3 यहाँ पे आ गया और दिस करस्पॉन्ड्स टू ओमेगा टी का फेज। अगला जो है जो फेज है वो है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ओमेगा टी ये क्या है, ये ओमेगा टी क्या है, देख ओमेगा का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन पर सेकंड, और ये टी है सेकंड। ओमेगा टी क्या है, एंगल ही होगा ना, क्योंकि ये भी एंगल 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 जुड़ते हैं। अपने को पता है फेज क्या होता है, फेज इज बेसिकली एन एंगल, फेज कांस्टेंट इज आल्सो एन एंगल, सारे के सारे एंगल हैं। सो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी एक एंगल है जिसको हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही रेफरेंस ट्रीट किया है। ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 मतलब यहां पे अलॉन्ग वाई एक्सिस। कितना एम्पलीट्यूड लेना है, 4, ये लेना है 4 और ये लिए 3। सो दीज आर बेसिकली यू हैव टू नाउ ट्रीट देम एज टू वेक्टर्स। एक वेक्टर है 3 और दूसरा वेक्टर है 4। इसका रिजल्टेंट कैसा आएगा, ऐसा करके आएगा, राइट। इसका रिजल्टेंट ऐसा आएगा, इसका इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा √3² प्लस 4² दैट इज 5। और क्या ये एंगल बता सकते हैं कितना है, ये जो थीटा है ये कितना आएगा, tan इनवर्स 4/3। तो एक्चुअल में जो रिजल्टेंट x होगा, जो रिजल्टेंट x होगा वो क्या होगा, जो रिजल्टेंट एसएचएम बनेगा उसका अगर x लिखना है तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा उसका कितना होगा, 5। जो रिजल्टेंट एसएचएम आएगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा 5, और उसका जो एक्सप्रेशन लिखेंगे साइन ओमेगा टी तो लिखेंगे। देख ओमेगा टी क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी ऑलरेडी है और ओमेगा टी से ऊपर है, कितना ऊपर है, थीटा, और थीटा कितना है, tan इनवर्स 4/3। तो ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स 4/3, दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट। समझ में आया कैसे करते हैं। अगर ये समझ में आए तो मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट करो, मेरे को बस एसएचएम देना है और स्टेप्स का ध्यान रखना प्लीज। सपोज पहला बोलता हूं 3 sin ओमेगा टी और x2 बोल रहा हूं -4 sin ओमेगा टी। एडिशंस निकालो आप फटाफट, मतलब रिजल्टेंट कैसे करके लिखेंगे वो आप लिखो। तीसरा बोल रहा हूं x = 3 sin ओमेगा टी, या इसको ले लो 10 sin ओमेगा टी -37 डिग्री and take this as 10 sin ओमेगा टी प्लस 53 डिग्रीज। तीसरा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, चौथा क्वेश्चन, we have to just find the resultant of these things। थर्ड क्वेश्चन हो गया ना। फोर्थ क्वेश्चन, थ्री साइन ओमेगा टी ठीक है, देख लेते हैं जो भी आएगा। फिफ्थ x1 से फॉर एग्जांपल
10 साइन ओमेगा टी 20 साइन ओमेगा टी प्लस 37 x3 is 30 sin omega t plus 53 degree. So this much is sufficient. 2 3 4 5, चलो 5 क्वेश्चन इज सफिशिएंट. आपको स्टेप्स ध्यान में रखना है एंड देन यू हैव टू सॉल्व. फेजर डायग्राम आई होप आपको समझ में आया. बनाते कैसे हैं फेजर डायग्राम में? सबसे मिनिमम वाले को एक्स एक्सिस पे लेते हैं, चालू करते हैं सीधे. क्वेश्चन नंबर 2 देख. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 3 साइन ओमेगा टी और माइनस 4 साइन ओमेगा टी. इसको कोफिशिएंट पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई, राइट? क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस पाई का मतलब है माइनस साइन ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा. तो 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई. छोटा वाला फेज कौन सा है? अब सारा कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, और सबसे छोटा फेज है इसका, दैट इज 3 साइन ओमेगा टी. तो 3 वाले को इधर प्लॉट किए, और दूसरा है 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई. तो ओमेगा टी का जो फेज था उसको यहां पे रेफरेंस माने थे, सबसे छोटा है, प्लस पाई. तो यहां पे पाई घुमा देंगे ऐसे करके, क्लॉकवाइज मतलब सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है आपको पाई. तो यहां पे कितना आएगा? पीछे की तरफ आएगा 4. दैट्स इट. अब ये दोनों का वेक्टर सम कितना होगा? पीछे की तरफ 1. जो रिजल्टेंट होगा वो पीछे की तरफ 1 होगा, राइट? इधर 3 है और इधर 4 है, तो रिजल्टेंट इधर 1. तो जो इक्वेशन लिखेंगे x, वो क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड लिखना सिर्फ 1 साइन ओमेगा टी, और ये जो रिजल्टेंट आया इसका फेज कितना है रे? पाई ओमेगा टी से कितना ज्यादा है? पाई ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली वो -1 कवर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अलग यहाँ -1 मत लिख देना, वो एम्पलीट्यूड है, बार बार बता रहा हूँ. दिस इज द एम्पलीट्यूड, डोंट राइट माइनस साइन हियर जस्ट बिकॉज इट इज. पीछे आ रहा है माइनस मत लिख देना. पर हाँ, ये जब एक बार बना लिए ना, तो इसका फेज लिखना रहता था फाइनेट, याद है? तो इसका जो फेज है वो इसके फेज से, जो ओमेगा टी है, इससे आगे है पाई से. So you have to write like this: 1 sin omega t plus 5, that is of course minus sin omega t. वो एक अलग बात है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको. तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम. 10 sin omega t minus 37. अच्छा, कोफिशिएंट आर पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम. साइन साइन सब ठीक है, नो प्रॉब्लम. फटाक से हम प्लॉट कर लेते हैं और देखते हैं कि 10 वाला जो है साइन, इसका जो फेज है वो कितना है? ओमेगा टी माइनस 37. छोटा वाला है तो एक्स एक्सिस से प्लॉट कर लिए. दूसरा वाला जो है वो ओमेगा टी प्लस 53. ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 90 डिग्री. ये जो है ना ओमेगा टी प्लस 53, दिस इज 90 डिग्री अहेड ऑफ दिस, राइट? सो ओमेगा टी माइनस 37 से 90 डिग्री बनाएंगे यहां पे, कितना? 20. तो ऊपर की तरफ आया 20. सो अब इसका बस वेक्टर सम ले लेना है हमको. दिस इज द रिजल्टेंट. सो एक्स जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? ये रिजल्टेंट आएगा रूट अंडर 400 प्लस 100, 500, दैट इज 10 रूट 5 साइन ओमेगा टी माइनस 37 डिग्री. तो इसी का फेज है, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा. प्लस कितना ऊपर है? tan इनवर्स 2. तो प्लस लिख दिया हम tan इनवर्स 2. सो दिस इज द आंसर, ठीक है? दिस इज द रिजल्टेंट. फोर्थ देखो, x1 इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी और x2 दिया हुआ है, अपना दो चीज दिया हुआ है. कैसे करके करेंगे? क्या दोनों का कोफिशिएंट पॉजिटिव है? नहीं, तो पॉजिटिव जबरदस्ती करना पड़ेगा. जबरदस्ती कैसे करेंगे? पहले काम करते हैं, x2 पे फोकस करते हैं. तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. नहीं, उसको पहले चेंज कर लो, उसको साइन में चेंज करो. तो साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी कर सकते हैं, राइट? या उसको डायरेक्ट माइनस, अगर मैं ऐसे करके कर दूं ना, साइन पाई बाई, अच्छा ठीक है, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी मतलब कॉस ओमेगा टी आएगा अपना, और साथ में एक माइनस साइन भी है. इसको अंदर घुसाएंगे अगर, तो वहां पे एक माइनस आ जाएगा. यहाँ पे थोड़ा लोचा है, अपने को थोड़ा यहाँ पे सोचना पड़ेगा कैसे करके उसको एडजस्ट करें. माइनस कॉस ओमेगा टी है, तो ऊपर वाले को कॉस बना लेते हैं, नीचे वाले को वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है? तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं देखो, -4 है ना, कॉस ओमेगा टी को हम ये ऐसे ऐसे करके लिखते हैं, 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई. नहीं, मतलब इसको कॉस ही रहने देते हैं. हाँ, 4 कॉस ओमेगा टी प्लस पाई, दिस इज ओके.
माइनस पाई भी लिख सकते हैं, प्लस पाई भी लिख सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन 4 cos ओमेगा टी प्लस पाई, तो cos ओमेगा टी का cos ओमेगा टी रह जाएगा, एंड दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट सो नेगेटिव, सो माइनस 4 cos ओमेगा टी आएगा। x1 का बात करें तो क्या है 3 sin ओमेगा टी, उसको cos में अगर चेंज कर लें तो क्या होगा 3 cos पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, तो ये क्या आएगा 3 sin ओमेगा टी, राइट। पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है ना, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज sin थीटा ओनली। सो ऐसा करके कर सकते हैं। नाउ अब अगर हम निकालेंगे तो यहां भी थोड़ा सा इसमें भी देखो cos थीटा है ना, अब फिर अगर आप माइनस करोगे फेज में तो प्रॉब्लम आएगा, डिफरेंस जब आप निकालोगे इसका तो यहाँ प्रॉब्लम आएगा, तो इसको फेज भी फिर फिलहाल x2 को फिर से मैनिपुलेट करना पड़ेगा। x2 का पैसे भी लिख सकते हैं, देखो 4 cos माइनस ओमेगा टी माइनस पाई। ऐसा करके मैंने क्यों किया, क्योंकि ओमेगा जब आप ये दोनों का डिफरेंस निकालते हो तो ओमेगा टी शुड गेट कैंसल्ड आउट, ताकि मेरा जो फेज डिफरेंस आए वो एक एंगल के टर्म्स में आए। आई डू नॉट वांट ओमेगा टी टू बी देयर। अरे जब मैं मिनिमम वाला यहाँ पे चूज करूंगा तो उससे जो दूसरा रेफरेंस लूंगा, रेफरेंस लेके जो उठाऊंगा दैट शुड बी प्योर एंगल ना। अगर ओमेगा टी बोल दिया ओमेगा टी उठाना है तो पता नहीं पड़ेगा एक्जैक्टली कहां बनाएंगे हम। देयरफॉर एक रेफरेंस चूज करके एक एंगल पे उठाना रहता है दूसरे के लिए। सो जो डिफरेंस आएगा फेज डिफरेंस दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ प्योर एंगल। तो cos थीटा इक्वल्स टू cos माइनस थीटा होता है, तो जबरदस्ती का यहाँ पे एक माइनस साइन लगा दिया, ऐसे करके लिख दिया। अब ये दोनों का डिफरेंस लेना है, ये हो गया बेसिकली x1 और ये हो गया x2। देख दोनों का कोफिशिएंट सेम है, हाँ दोनों कोफिशिएंट सेम है, दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी सेम है, तो दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी सेम है। अब छोटा वाला कौन सा है देखना, माइनस पाई माइनस ओमेगा टी। इसमें से ज्यादा छोटा वाला कौन सा है मैग्नीट्यूड वाइज, माइनस पाई माइनस ओमेगा टी छोटा है, माइनस पाई माइनस ओमेगा टी ज्यादा छोटा है, तो उसको उस तरफ लिख लेते हैं हम। और इसका मैग्नीट्यूड में कितना आएगा 4, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड में आएगा 4। अब इसमें अगर हम पाई बाई 2 नहीं, इसमें अगर हम क्या ऐड करें कि पाई बाई 2 आए 3 पाई बाई 2, इसमें हम जब 3 पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो ये चीज आएगा। और ये चीज कितना है रे 4, नहीं ये चीज है 3। ये समझ में आया आपको, ये जब इसको मैंने रेफरेंस चुना माइनस पाई माइनस ओमेगा टी को, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 1.5 पाई, ताकि ये आ जाए, ताकि ये वाला फेज आए। तो ये बेसिकली इसे 3 पाई बाई 2 आगे है, 3 पाई बाई 2 बोले तो ऐसे करके आगे है, और इसका एम्पलीट्यूड है 3, ठीक है। तो ये दोनों का रिजल्टेंट है 3 और 4 का रिजल्टेंट ऐसे करके आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है 5। और कौन सा एंगल लेंगे, सपोज ये वाला एंगल ले लेते हैं हम, तो ये जो एंगल है थीटा, ये थीटा कितना होगा, थीटा इज tan इनवर्स, ये 4 है तो tan इनवर्स 4/3, थीटा इज tan इनवर्स 4/3, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशन लिखेंगे यहाँ पे x का वो क्या लिखेंगे a साइन। अच्छा अब एक काम करते हैं ना, इसके फेज से थीटा जोड़ लेते हैं। आप या तो इसके फेज से 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा जोड़ो, या इसके फेज से सिर्फ थीटा जोड़ दो, दैट इज ओके। तो इसका फेज में ही हम थीटा जोड़ लेते हैं। तो इसका ऑलरेडी फेज कितना है पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, इसका है पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, यहां पे हम जोड़ लेते हैं थीटा tan इनवर्स 4/3, वहीं जोड़ लिया tan इनवर्स 4, दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर x, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया पर आपको आना चाहिए, थोड़ा घुमा फिरा के था। और ऑफ कोर्स किसी के दिमाग में अगर और कोई छोटा मेथड आया हो इसको रिजॉल्व करने का, दैट इज आल्सो ओके। मेरे दिमाग में ऐसे करके आ रहा था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आपके दिमाग में सोचा छोटा वाला कोई मेथड आया हो, वो वैसे भी कर सकते हैं, बट आंसर शुड नॉट बी डिफरेंट। अच्छा वहां पे साइन नहीं आएगा, कॉस आएगा, यहाँ पे कॉस आएगा। और इनफैक्ट आप इसको फिर से चेंज कर सकते हैं, देखो दिस इज 5 cos पाई बाई 2 माइनस थीटा के फॉर्मेट में है। अगर आप उसको देखो, ये अल्फा लिख लो, थीटा यूज किया ऑलरेडी। सो ये क्या आएगा cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज 5 साइन थीटा, एंड थीटा आएगा ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स 4/3। tan इनवर्स 4/3 तो कुछ एंगल है, इसको हम लिख सकते हैं 5 साइन ओमेगा टी माइनस 53 डिग्री, 5 साइन ओमेगा टी माइनस 53 डिग्री, ठीक है। चलो आपका x का वैल्यू ऐसा आना चाहिए, एक बार देख लेना। हाँ नाउ लेट अस कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 3 दिए हुए हैं tan साइन। अब ये बहुत सिंपल है, कोफिशिएंट सबका पॉजिटिव है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबका सेम ही दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबका सेम दिया हुआ है। 10 साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी वाले को बेस पकड़ के इसका एम्पलीट्यूड को इधर प्लॉट करेंगे 10
दूसरा है 20 साइन ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री, तो 20 यहां पे प्लॉट किया और ये दिस इज 37 डिग्री, और तीसरा है 30 और ये 53 डिग्री पे है, दिस इज 53 डिग्री एंड दिस इज 37 डिग्री। तो जो ए अलोंग एक्स आएगा वो कितना आएगा, देखो फटाक से, एम्पलीट्यूड अलोंग एक्स अलग अलग कर सकते हैं और एम्पलीट्यूड अलोंग वाई, मतलब जैसे जो वेक्टर जो रेजोल्यूशन करते थे बिल्कुल उसी स्टाइल में उसी फॉर्मेट में करना है। तो अलोंग एक्स कितना आएगा, 10 प्लस 20 cos 37 प्लस 30 cos 53 डिग्री, एम्पलीट्यूड अलोंग एक्स आ रहा है, ये कितना है 16, 26 प्लस 18 36 एंड आई गेस 44 ना, 18 और 16 34, हाँ ठीक है। और एम्पलीट्यूड अलोंग वाई कितना आएगा, 10 प्लस 20 साइन ऑफ दिस साइन ऑफ 53 डिग्री, हाँ तो 5 4 जा दैट इज 5 6 जा, तो ये आ गया 24 34 34 प्लस 12 46, ठीक है। तो ये अपना ए एक्स और ए वाई आ गया। जो ए नेट आएगा, जो एक्स के लिए लिखेंगे ए नेट, वो क्या लिखेंगे, थोड़ा सा लेंदी आएगा, दिस मच, ये तो साइन का साइन ही रहेगा, ओमेगा टी प्लस जो फाई लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स, क्योंकि जो रिजल्टेंट आया ना, ये रिजल्टेंट का मतलब इसका ये ए एक्स रिजल्टेंट कितना है रे, यही 44 है, और जो ए वाई है वो निकला है 46, राइट। जो tan इनवर्स 46 बाई 44, तो दिस इज द आंसर, दिस इज द कॉम्बिनेशन। ये एसेंशियली मैं बस आपको ये सिखा रहा हूं कि कंबाइन करते कैसे हैं विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम, और ये कब करते हैं, जब व्हेन द बॉडीज आर अलोंग द सेम एक्सिस। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइंस मैच करा देते हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम कराते हैं, एंड देन ओनली वी कैन कंपेयर देयर फेजेस कि कौन कितना आगे है, ठीक है। नाउ जस्ट बिफोर गोइंग अहेड एक बार फेज पे थोड़ा सा ध्यान डाल देते हैं कि व्हाट इज बेसिकली फेज। देखो, क्योंकि आपको फिजिकली एक तो एसएचएम मैथमेटिकली क्लियर होना चाहिए, एंड देन इट शुड बी लिटिल बिट फिजिकली क्लियर आल्सो, ताकि समझ में आए कि बेसिकली हो क्या रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, एसएचएम का जो इक्वेशन था एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, यहां से हम क्या लेके आए थे, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए को लिखे थे वी डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहां से वी का एक्सप्रेशन लाए थे ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से हम v को लिखे थे dx by dt दैट इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड वहां से उधर इंटीग्रेट करके dt को यहां भेज दिए थे और इसको नीचे लेकर के आ गए थे, एंड देन वी फाइनली केम टू द कंक्लूजन दैट x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, वेयर फाई का वैल्यू आया था साइन इनवर्स x नॉट बाई a, वो मेरे को याद है, आप छोड़ो इसको हटाओ। फाई वाज अ कांस्टेंट जो आ रहा था, फाई ये कांस्टेंट आ रहा था, सो दिस वाज द इक्वेशन व्हिच वी गॉट। ये कहां से आया था, आया तो बेसिकली अपना काइनेमेटिक्स से ही था, आया किससे था, अपना काइनेमेटिक्स से ही आया था। तो इसको फिर हम एक अलग चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं एसएचएम बोल के, इसको हम काइनेमेटिक्स में क्यों नहीं, जस्ट एज अ क्वेश्चन, व्हाई डिड नॉट वी जस्ट पुट दिस एज अ सेपरेट क्वेश्चन इन काइनेमेटिक्स, व्हाई वी हैव टू स्टडी एन एंटायर चैप्टर ऑन इट, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। हमारे घर में जो बिजली का सप्लाई आता है दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, इसके बाद जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग वेव्स, there are so many waves which is going on around us, they in most of the cases the particle when they vibrate sinusoidally and their expression is given using this thing only. Similarly when we'll study wave optics, वहाँ पे interference आएगा, there also it will follow the same format. So waves, the next topic which we are going to study, wave optics, alternating current, all these are centered around SHM only, particles do SHM, because it is so much useful in our practical applications, we have put this in a separate chapter, उसको बहुत डिटेल से पढ़ते हैं ताकि ये सारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस और जो फेनोमेना है उनका हमको और अच्छे से क्लैरिटी है। therefore this chapter is there, otherwise this is basically question of kinematics, find the position of particle. physical, इसको थोड़ा और फिजिकली समझना है तो हम बस ये समझते हैं कि जैसे पार्टिकल यहाँ पे मास m रखा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट k which is kept, and when this particle is doing SHM at any time t, उसका ये जो पोजीशन है x, उसका ये जो पोजीशन है x दैट इज गिवन बाय a sin ओमेगा t प्लस फाई, a sin ओमेगा t प्लस फाई क्या दे रहा है, दिस इज गिविंग मी पोजीशन। नाउ क्वेश्चन इज ये चीज क्या है, वी हैव हर्ड दिस इज फेज एंड दिस थिंग इज कॉल्ड अ फेज कांस्टेंट,
नाउ द क्वेश्चन इज, पोजीशन देने में एक एंगल हाउ कैन इट हेल्प? जैसे कि मैंने आपको जस्ट बताया, ओमेगा इज व्हाट, 2 पाई एफ। मैं हर तरीके से समझा दे रहा हूं ताकि कहीं कोई डाउट ना रहे। ओमेगा इज व्हाट, इसका एक बार यूनिट चेक करो, रेडियन पर सेकंड। 2 पाई इज व्हाट, रेडियन, एंड फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, 1 बाई सेकंड। देख मैच कर रहा है डायमेंशनली, दिस इज करेक्ट। सो दिस इज 100% श्योर शॉट एन एंगल, क्योंकि आप ओमेगा में अगर टी मल्टीप्लाई कर दोगे, ओमेगा में टी मल्टीप्लाई करोगे मतलब एक सेकंड अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है, रेडियन, विच इज अ प्योर एंगल। ओमेगा टी इज एन एंगल, फाई हैज टू बी एन एंगल सर्टेनली। ठीक है, सो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, एंगल और एंगल जुड़ता है, तो दिस इज ऑल्सो एन एंगल, परफेक्ट। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई में ओमेगा टी प्लस फाई इज ऑल्सो एन एंगल, एंड साइन एवरीथिंग इज नाउ ऑल राइट। नाउ द क्वेश्चन कम्स, ये एंगल क्यों आया बीच में? देखो, why this angle came, firstly we have to accept certain facts। पहला फैक्ट हमको ये एक्सेप्ट करना है कि ये इक्वेशन हमने हवा से नहीं लाया, ये इक्वेशन आया है वाया प्रॉपर प्रूफ, वाया प्रॉपर प्रूफ आया है। नाउ ध्यान से देखो, मान लो एक पार्टिकल है, अब अगर और भी ध्यान से देखे तो इस पार्टिकल का मोशन कैसा है रे? सबसे पहले इस पार्टिकल का मोशन एक लिमिटेड मोशन है, क्योंकि ये इनफाइनाइट एक्स तक नहीं जा सकता, इसका एक लिमिट है कि वो प्लस ए और माइनस ए के बीच में ही ऑसिलेट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा था ना, एक प्लस ए और एक माइनस ए के बीच में ही वो रहेगा, यहां से यहां ही जा सकता है। तो पहला चीज है, अगर मैं एक्स वर्सेस टी का प्लॉट करूं तो एक्स प्लस ए से कहां तक जाएगा, माइनस ए तक ही जाएगा, और साथ ही साथ ये साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है। हमको साइन का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है ना, तो ऐसे करके वेरी कर रहा है, अपने को पता पड़ रहा है। ओके, अब एंगल का क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, अगर आप इस मैथमेटिकल इक्वेशन देखो, it is the up try to understand the beauty of this trigonometric ratio, try to understand the significance की trigonometric ratio की जो एंगल है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या ये एंगल क्यों आ गया यहाँ पे जब आप पोजीशन डिफाइन करना था? इट्स सो इरिटेटिंग टू सी दिस एंगल व्हेन वी हैव टू डिफाइन पोजीशन, एंड दैट इज कॉल्ड फेज, एंड इट इज वेरी सिग्निफिकेंट व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर। आगे कई सारे टॉपिक्स में फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस फेज को थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, try to understand that a block is kept here with a spring, and this is at its mean position going along plus x with a maximum speed। of course mean position में max speed होता है, वो उस तरफ जा रहा है, तो उसके लिए हम कहते थे कि फेज कांस्टेंट कितना हो जाता था, जीरो। फेज कांस्टेंट कितना हो जाता था, जीरो। तो टाइम के साथ हमको ए का एक्सप्रेशन मिल रहा है विच इज एक्स। टाइम के साथ एम्पलीट्यूड को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना साइन ओमेगा टी को ए के साथ, वी आर गेटिंग अ फंक्शन ऑफ एक्स perfectly with time, it is agreeable। similarly और हम यहां पे देख पा रहे हैं, यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे क्या है, कुछ चीज देखते हैं। चलो, यहां पे एट टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे व्हाट इज द पोजीशन, पोजीशन इज जीरो, साफ साफ दिख रहा है, t जीरो पुट करेंगे तो x जीरो आ जाएगा। अच्छा, टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे स्पीड क्या है, स्पीड का एक्सप्रेशन क्या है वो देखो, तो ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। इस केस में तो फेज कांस्टेंट है ही नहीं, इस केस में तो फेज कांस्टेंट नहीं है, मैंने एक्सप्रेशन दे के रखा आपको ये, तो v का ये एक्सप्रेशन आ रहा है। टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे स्पीड कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, स्पीड है देखो ओमेगा ए, एंड दिस इज पॉजिटिव, तो अपने को पता पड़ रहा है फेज कांस्टेंट के हिसाब से मेरे को पता पड़ रहा है कि पोजीशन जीरो था एट टाइम t जीरो पे, और टाइम t जीरो पे v ओमेगा ए था उस तरफ, पॉजिटिव आ रहा है। अब अगर वहीं पे एक्सप्रेशन ऐसे करके लिखा होता एक्स टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, सपोज मैं आपको कहता हूं, चलो मैं आपको कहता हूं कि आप क्या करो, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे मेरे को पोजीशन तो जीरो पे चाहिए ही, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे पोजीशन तो मेरे को जीरो पे चाहिए ही, पर मैं चाहता हूं कि जो वेलोसिटी है वो ओमेगा ए नहीं हो, माइनस ओमेगा हो, माइनस ओमेगा ए हो। तो आप क्या करेंगे, कैन यू एड समथिंग x, can you add something or subtract something so as to get v as minus omega a? पॉसिबल नहीं है वो, बट इट इज वेरी इजिली अंडरस्टैंडेबल। अगर हम यहां पे बस एक फेज कांस्टेंट ऐड कर देना पाई का, अपना काम हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। कैसे देखो, पाई का फेज कांस्टेंट ऐड करने से x का जो एक्सप्रेशन आया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो क्या हुआ, माइनस ए साइन ओमेगा टी, पाई ऐड कर दिया, तो टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे सेटिस्फाई कर रहा है, और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ रहा है, देख माइनस ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। आप t जीरो पुट करो तो v जीरो कितना आ रहा है, माइनस ओमेगा ए। इट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, वी आर गेटिंग दैट व्हाट वी नीड जस्ट बाय एडजस्टिंग वन स्मॉल फेज कांस्टेंट, just by adjustment of one phase constant we are getting what exactly we need। therefore वो जो phase है that has to be an angle,
दैट हैज टू बी एन एंगल, क्योंकि जो पार्टिकल है वो प्लस और माइनस के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है, देयरफॉर दैट फेज हेल्प्स अस टू मैनिपुलेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ एंगल, देयरफॉर दिस फेज इज सो सिग्निफिकेंट। और कुछ भी एक्सप्रेशन लिख के हम कर नहीं सकते, देयरफॉर दिस फेज हैज टू बी एन एंगल। सो वी शुड बी हैप्पी दैट वी हैव अ टूल ट्रिग्नोमेट्री, एंड देन विद इन दैट देयर आर जस्ट सम एंगल्स मैनिपुलेटिंग व्हिच वी कैन ओवरऑल गेट अ आइडिया ऑफ द मोशन और द काइनेमैटिक्स ऑफ द बॉडी व्हिच इज अंडरगोइंग एसएचएम। इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस, इसीलिए वो फेज का बात है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फेज, दैट हैज टू बी एन एंगल। सो अपने दिमाग में एक चीज सेट करो आप, ये दिमाग में आपके सेट रहना चाहिए कि x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t जब लिखते हैं, a sin ओमेगा t प्लस फाइव जब लिखते हैं, दिस इज पोजीशन, दिस इज इन मीटर, दिस हैज टू बी अ कांस्टेंट sin थीटा है, ओमेगा t प्लस फाइव इज एंगल, फेज कांस्टेंट, एवरीथिंग हैज देयर सिग्निफिकेंस। नाउ आगे बढ़ने से पहले जस्ट टू थिंग्स आई विल टेल यू। सी फाइव का सिग्निफिकेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल two things are defined, one is called being in phase and something there is and there is something called out of phase. These two things are there. So what are these two things? See, suppose for example I'm doing exercise, ये मेरा दो हाथ है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को, ये दो हाथ है और मैंने उसको यहाँ पे रखा है और यहाँ से मैं ऊपर उठा रहा हूँ, and then I'm like this. You must have seen this exercise. Start यहाँ से कर रहा हूँ and then I'm doing like this. Start यहाँ से किया था, दोनों ही ऊपर जा रहे हैं. Now imagine this right hand is one particle and this left hand is another particle. They are doing SHM. The topmost point is plus A, this is the mean position and this is minus A. ठीक है, स्टार्ट कहां से किया दोनों? SHM क्लियर है? ये मीन पोजीशन है, ये जो हाथ है ना, जब सेंटर में दिस मीन पोजीशन प्लस ए माइनस ए, स्टार्ट मीन पोजीशन से किए हैं, जा रहे हैं प्लस ए के तरफ। जब ये अपने मीन पोजीशन से प्लस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये भी अपने मीन पोजीशन से एग्जैक्टली प्लस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। जब राइट वाला अपने मैक्स पे पहुंचा है तो लेफ्ट वाला भी अपने प्लस मैक्स पे पहुंचा है। प्लस मैक्स पे ये पहुंचा है राइट वाला, तो लेफ्ट वाला भी प्लस मैक्स। फिर वापस जब आया तो एग्जैक्टली उसी टाइम पे, सपोज टाइम t इक्वल टू 10 सेकंड पे, दोनों मीन पोजीशन से नीचे की तरफ क्रॉस करेंगे। जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो दोनों मीन पोजीशन को ऊपर की तरफ क्रॉस करेंगे, जब नीचे आ रहे थे तो मीन पोजीशन को एक ही टाइम पे नीचे की तरफ क्रॉस करेंगे। जब ये अपना राइट वाला जब माइनस ए पे पहुंचेगा तो लेफ्ट वाला भी अपना माइनस ए पे पहुंचेगा। And again, the same process will start. This is called two particles are in phase. They are exactly synchronized with each other. ये term you have to understand. You will hear this many times. In phase. Two particles are in phase. What does this basically mean? इसका मतलब ये है. Two particles are there, say x1 and x2, where their amplitude may differ. Their amplitude may differ, but their phase will be same. Their phases are same. Their phases are same. इसका मैं को समझाता हूं, देखो, for example there are two pendulums. Say for example this is a pendulum and there is a bigger pendulum. Say this is a bigger pendulum, right? ये ऑसिलेट करेगा सिर्फ ऐसे, और सपोज ये ऑसिलेट करता है ऐसे। बड़ा वाला ज्यादा ऑसिलेट करेगा सपोज, राइट? एंड जो छोटा वाला है ये अपना छोटा सा ऑसिलेशन करेगा। ठीक है, इसको मैं एग्जैक्टली यहां बनाता हूं, छोटा पेंडुलम है ये। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फेज और एम्पलीट्यूड आर टू डिफरेंट थिंग्स, आपको समझ में आना चाहिए। ये दो इन फेज रहेंगे, ए एंड बी आर इन फेज। उसका क्या मतलब है? देखो, ये यहां से आया, मैक्स पोजीशन पे दोनों साथ साथ पहुंचेगा। फिर जब ये वापस नीचे आएगा, ये मैक्स पोजीशन जो मीन पोजीशन है दोनों साथ साथ पहुंचेंगे। फिर जब ये पीछे आ रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पे दोनों साथ पहुंचेंगे। सो दिस इज कॉल्ड बीइंग इन फेज। दिस इज कॉल्ड बीइंग इन फेज। ओमेगा इज सेम, अगर आप ध्यान से देखो, ओमेगा फॉर बोथ द थिंग्स इज सेम, फेज कांस्टेंट फॉर बोथ द थिंग्स इज सेम। मतलब टाइम, आप यहां टाइम का कोई भी वैल्यू अगर पुट करोगे, टाइम का कोई भी अगर वैल्यू पुट करोगे, सपोज ये तो एक ही हो गया ना, साइन थीटा, इसके लिए बोल सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस 5 को अगर मैं थीटा बोल दूं, x1 है, x1 इज बेसिकली a साइन थीटा एंड x2 इज बेसिकली a साइन थीटा। अब यहां थीटा का जो भी वैल्यू निकलेगा दैट इज कॉमन फॉर बोथ, बोथ विल गिव देम से फॉर एग्जांपल अ फैक्टर ऑफ p। सो x1 इज pa, x2 is pa1 and x2 is pa2। इसका मतलब अगर ये एक्सप्रेशन एक जीरो का फैक्टर दे रहा है, साइन थीटा इज जीरो, इसके लिए भी साइन थीटा जीरो, मतलब x1 भी जीरो, x2 भी जीरो उस टाइम पे। उसी तरह से अगर ये थीटा साइन थीटा 1 हो रहा है तो यहां भी साइन थीटा 1 होगा। यहां अगर साइन थीटा 1 हो जा रहा है तो यहां भी साइन थीटा 1 होगा। मतलब ये a1 पे रहेगा तो उस समय ये अपने मैक्स a2 पे रहेगा। अगर साइन थीटा -1 दे रहा है, उसका मतलब ये x1 क्या होगा? -a1,
साइन थीटा -1 दे रहा है, उसका मतलब x2 क्या होगा -a2। इसका मतलब जब ये ओमेगा टी प्लस फाइव और थीटा -1 दे रहा है, जो भी टाइम पे दे रहा हो, जब ये -a1 पे है तो ये अपना -a2 पे है, ये अपना नेगेटिव एक्सट्रीम तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम, दैट इज बेसिकली कॉल्ड दे आर इन फेज। कब होगा? एकदम सिंपल सा बात है, जब दोनों का फेज सेम होगा, देन द पार्टिकल्स आर कॉल्ड दे आर इन फेज, मतलब देयर फेजेस मस्ट बी इक्वल, परफेक्टली इक्वल, देन दे आर कॉल्ड इन फेज, सिंक्रोनाइज्ड, परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड। देयर इज समथिंग कॉल्ड आउट ऑफ फेज, देयर इज समथिंग कॉल्ड आउट ऑफ फेज। इसका क्या मतलब है कि जब ये वाला अपना मीन पोजीशन पे है, लेफ्ट वाला, राइट वाला भी अपना मीन पोजीशन पे है, कोई डाउट नहीं, दोनों के दोनों अपने मीन पोजीशन पे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज जब राइट वाला अपने प्लस a1 के तरफ जा रहा होगा, तो लेफ्ट वाला उस समय अपने नेगेटिव a2 के तरफ जा रहा होगा। देयर एम्पलीट्यूड हैज नथिंग टू डू विद देयर फेज, बार बार कह रहा हूं, फेज बस ये बताता है कि जब एक मैक्सिमम पे है अपना तो दूसरा मैक्सिमम पे है कि नहीं, दैट इज व्हाट फेज विल डिफाइन। फेज विल नॉट डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एम्पलीट्यूड, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। उस टाइम इंटरवल पे अपने एम्पलीट्यूड का कितना रेशियो पे है, दैट इज डिफाइंड बाय द फेज। तो एक पार्टिकल जो राइट वाला अगर अपने प्लस a1 के तरफ जा रहा है ना, एग्जैक्टली उस टाइम पे वो -a2 से मीन पोजीशन से एक ऊपर क्रॉस कर रहा है तो एक नीचे क्रॉस करेगा, ऐसे। दिस इज कॉल्ड परफेक्टली आउट ऑफ फेज। देखो ये अपना प्लस ए पे पहुंचा तो ये अपना -a2 पे पहुंच गया, ये +a1 तो -a2, साथ साथ आ रहे हैं ना, दोनों मीन पोजीशन को साथ में क्रॉस करेगा, ये ध्यान रखना। ये आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज का बात मतलब दे आर परफेक्ट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। एक अगर ऐसे जा रहा है तो दूसरा ऐसे जाएगा, परफेक्ट मिरर इमेज। फिर ये जब अपना +a2 पे पहुंचेगा तो ये -a1 पे आ चुका होगा, एग्जैक्टली मिरर इमेज, बिल्कुल। दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ फेज। मीन पोजीशन साथ में क्रॉस कर रहे हैं पर ऑपोजिट, ठीक है। तो कितना का फेज डिफरेंस रहना चाहिए आप मेरे को बताओ। अगर मैं लिखूं x1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, x2 को कितना लिखना चाहिए, a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई। क्यों? क्योंकि आप अगर साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस पाई में देखो, ये जब जीरो है तो ये भी जीरो है, पर वेलोसिटी वाइज ये क्या देता है, प्लस, और एग्जैक्टली ये माइनस दे देता है। ये सिग्निफिकेंस है कि जब दो एसएचएम आर आउट ऑफ फेज तो उनका जो फेज डिफरेंस है वो पाई का रहना चाहिए, व्हेन दे आर इन फेज तो उनका जो फेज डिफरेंस है वो जीरो रहना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये दो चीज ढंग से समझ लेना। और इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, देख ये सिंक्रोनाइजेशन है। अगर मैं हाथ ऐसे हिला रहा हूं, टू पार्टिकल्स दे आर सिंक्रोनाइज्ड, दे आर इन फेज, दिस इज आउट ऑफ फेज। मीन पोजीशन साथ में, पर एक ऊपर और एक नीचे हो गया, दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ फेज। और अगर कोई भी तीसरा चीज है, ऐसे करके कुछ भी हो रहा है, कोई भी तीसरा अगर कोई चीज हो रहा है, दे आर कॉल्ड, देयर इज फेज डिफरेंस, दैट्स इट। और अगर कोई भी तीसरा केस है, ये पहला केस ले लो, जैसे दूसरा केस ले लो, तीसरा केस हम बोलेंगे इन जनरल दैट देयर इज अ फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, एंड दैट इज व्हाट, फेज डिफरेंस ऑफ वन माइनस फेज डिफरेंस ऑफ द अदर वन, सिंपल। पर अगर 0 और पाई बहुत ही स्पेशल केस है। इनफैक्ट कोई भी फेज डिफरेंस हो सकता है, π/2 का, π/3 का, π/6 का, उसका हम एक अलग जनरल स्टडी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बट दीज टू आर स्पेशल थिंग्स, इन फेज एंड आउट ऑफ फेज। You have to understand why these two special things we study and why not everything else, because these two things का एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस होता है। अगर पार्टिकल्स इन फेज है तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी होता है, पार्टिकल आउट ऑफ फेज है तो कम प्रोडक्टिविटी होता है। वो हम लोग देखेंगे जब इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे आगे चल के भी, तो और बातें छोटी छोटी क्लियर होंगी। बट ये पूरा जो छोटा सा एक सेगमेंट मैंने लिया, फर्स्ट वाज व्हेन द पार्टिकल्स आर गोइंग in a same axis and they are acted upon by different forces causing different SHM, उसका एक स्टडी किया सबसे पहले। दूसरा, आगे बढ़ने से पहले फेज का एक जनरल आइडिया दिया, एंड दिस इज द लास्ट सेगमेंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, एंड दैट इज resultant SHM when forces act on particles on a particle perpendicularly, मतलब एक जो फोर्स है वो SHM ऐसे करके दे रहा है, x इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, और जो दूसरा फोर्स लग रहा है वो SHM y के अलोंग दे रहा है, y इक्वल टू a2 साइन से ओमेगा टी प्लस डेल्टा, डेल्टा नहीं फाई, ऐसा करके दो अलग अलग ऐसे। अब देखो फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, तो एक फोर्स, इसको फोर्स ऐसे लगा रहा है, ये मार्कर पे एक जो फोर्स है वो x एक्सिस के अलोंग फोर्स लगा रहा है, तो ऐसे ऐसे SHM करेगा। तो इसके लिए जो इक्वेशन लिखेंगे, ऑफ कोर्स ये मार्कर तो पेंडुलम टाइप का दिख रहा होगा आपको, ऐसे से करके SHM करेगा। सपोज
अगर फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, पीरियोडिक फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स भी एज अ फंक्शन ऑफ समथिंग एफ इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी करके ही होगा, तभी ऐसे से हिलेगा भी है। उसके बारे में विल स्टडी इन डिटेल लेटर, बट फॉर द टाइमिंग अंडरस्टैंड कि आगे पीछे करेगा, अगर फोर्स लगा रहे हैं एसएचएम करेगा ऐसे करके एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा साइमल्टेनियसली फोर्स लग रहा है वाई के अलोंग, समझ में आ रहा है, इधर भी लग रहा है, और अगर ये नहीं लगता दूसरा फोर्स लगता तो ऐसे ऐसे एसएचएम करता, पर दोनों लगा दिए तो क्या करेगा, वो वेक्टर जो पढ़ाया था आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू इस टाइप से करेगा, उसको करना कैसे वो तो बताऊंगा मैं, पर ये फिर क्या करेगा ऐसे। अब ये क्या करेगा, ये 2D मोशन भी कर सकता है, ये 1D मोशन भी कर सकता है, इसका एक्चुअल ट्रेजेक्टरी क्या है दैट वी हैव टू स्टडी, एंड इसको 2-3 केसेस में ही डिवाइड करके पढ़ते हैं और एक जनरल केस पढ़ेंगे। आप लोगों को ये क्लियर है ना कि दो एसएचएम अगर साथ साथ, दो फोर्सेस साथ साथ लग रहे हैं, और अगर दोनों एसएचएम, अगर सिर्फ एक लगता तो एक्स के लॉन्ग एसएचएम करता, सिर्फ एक लगता तो वाई के लॉन्ग एसएचएम करता, तो दोनों साथ में लगेगा तो कैसे करेगा, तो उसका ट्रेजेक्टरी कैन बी स्ट्रेट लाइन, कैन बी एन एलिप्स, क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। से फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन में लिखा है x इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी, दूसरा ओमेगा a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव, दोनों का फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है कितने का, फाइव का। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, एक x के अलोंग है और एक y के अलोंग है, ये ध्यान देना, मतलब एक एसएचएम यहां करा रहा है ऐसे करके, और उसका एम्पलीट्यूड है a1, मतलब ये अपना a1 और ये माइनस a1, और ये वाला पकड़ लो a2, और ये वाला पकड़ लो माइनस a2, ठीक है, ये एसएचएम करा रहे हैं। ओके, अब इसको अलग अलग केसेस में पढ़ते हैं हम, सिंपल सा चीज है। पहला केस, अगर फाई जीरो है, फाई जीरो का मतलब दीज टू एसएचएम्स आर इन फेज, दीज टू एसएचएम्स आर इन फेज। अब ये इन फेज का क्या मतलब है समझ, अब ये भी बताया, इन फेज का मतलब क्या होता है, एक जब अपने मैक्सिमम पे होगा, दूसरा भी अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे होगा, मीन पोजीशन साथ साथ क्रॉस करेंगे सेम सेंस में, नीचे की तरफ जाएंगे तो सेम सेंस में, बिल्कुल डिट्टो। इसका मतलब पार्टिकल देख टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, अच्छा एक्स का इक्वेशन क्या हो गया पहले लिख लेता हूं, देखो ए साइन ओमेगा टी, वाई क्या हो गया, वाई भी हो गया है ए टू साइन ओमेगा टी, तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे एक्स जीरो, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे वाई भी जीरो, दोनों टाइम टी इक्वल टू जीरो पे यहां पे है। धीरे धीरे जब सिर्फ अगर इसका बात करें एसएचएम अलोंग एक्स, दोनों का और कुछ कुछ चीज देखो, दोनों का टाइम पीरियड सेम है क्या, टाइम पीरियड ऑफ एक्स कितना 2 पाई बाई ओमेगा, और टाइम पीरियड ऑफ वाई भी 2 पाई बाई ओमेगा। अगर हम ध्यान से देखें 2 पाई बाई ओमेगा पे एक्स कितना रहेगा, 2 पाई बाई ओमेगा नहीं, 1/4 ऑफ दिस, टाइम पीरियड ऑफ एक्स का अगर मैं 1/4 कर दूं तो मैक्सिमम पे होता है ना, टाइम पीरियड का 1/4 पे पार्टिकल अपना एम्पलीट्यूड पे होता है, प्लस एम्पलीट्यूड पे, तो tx/4 करूं, मतलब अगर पाई/2 ओमेगा पुट करूं यहां पे, तो a1 साइन पाई/2 आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा a1, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है, तब जब पाई/2 ओमेगा हो। अच्छा, इसका मतलब जब एट पाई/2 ओमेगा टाइम पे पार्टिकल कहां पे है, यहां पे a1 पे, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, पाई/2 ओमेगा पे y वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, ध्यान से देखो a2, मतलब ये भी अपने मैक्सिमा में पहुंच गया, ये मैक्सिमा मतलब पार्टिकल यहां पे होगा पाई/2 ओमेगा पे, उसका x कोऑर्डिनेट ये है, उस पार्टिकल का, मैंने वही कहा था ना आपको, अगर जो रिजल्टेंट होता है दैट इज r1 प्लस r2, इसका मतलब इसको, इसका कोऑर्डिनेट्स और इसका कोऑर्डिनेट जो भी होगा वो मिल के रिजल्टेंट एसएचएम का कोऑर्डिनेट देंगे। तो ये जो एसएचएम है रिजल्टेंट, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी यही है और उसका वाई कोऑर्डिनेट यही है, वही है, कोई नया कोऑर्डिनेट नहीं आएगा उसका। ये जो एसएचएम एक्स के लॉन्ग उसको ढकेल रहा है, और जो एसएचएम वाई के लॉन्ग ढकेल रहा है, जो रिजल्टेंट एसएचएम होगा उसको जो कोऑर्डिनेट होगा वही वही एक्स है। तो टाइम टी इक्वल टू पाई/2 ओमेगा पे एक्स कोऑर्डिनेट है a1 और वाई कोऑर्डिनेट है a2, मतलब एग्जैक्टली ये है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये मैं क्यों सिखा रहा हूं, ताकि आपको पॉइंट प्लॉटिंग आए, प्लॉटिंग पॉइंट वाइज, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि आगे चल के अपने को हेल्प होगा, प्लॉटिंग पॉइंट वाइज आपको आना चाहिए। उसी तरह से फिर से अगर पाई कर दूं मैं, टाइम पाई पे, पाई बाई ओमेगा पे, ये तो खैर पाई/2 ओमेगा था, अगर टाइम पाई बाई ओमेगा ले लूं तो ये जीरो, देख मतलब फिर से पार्टिकल यहां पे आ गया, दोनों साथ साथ जीरो हो रहे, कोऑर्डिनेट दोनों साथ साथ जीरो हो जाएगा। और अगर फिर उसी तरह अगर आप प्लॉट करके देखोगे तो 3 पाई/2 ओमेगा पे, 3 पाई/2 ओमेगा पे -a1 आएगा और ये -a2 आएगा, और टाइम, ये ग्राफ ऐसा नहीं है, कर्व इज नॉट लाइक दैट, मैं तो पॉइंट से प्लॉटिंग कर रहा हूं, मैं बस पॉइंट वाइज प्लॉट करके दिखा रहा हूं आपको। और टाइम t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा पे, 2 पाई बाई ओमेगा, साइन 2 पाई जीरो, दोनों जीरो, फिर से जीरो यहां पे, एक टाइम पीरियड में यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया,
दिस इज पॉइंट वाइज प्लॉटिंग। पर इसका नेचर कैसा है, ऐसा करके नेचर है या ऐसा करके नेचर है इसका, ये जो एसएचएम कर रहा है अपना रिजल्टेंट। पॉइंट वाइज प्लॉटिंग तो कोऑर्डिनेट हमको समझ में आ रहा है, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट वैसा होगा, पर हमको ये जो नया एसएचएम है, अगर हमको उसका ट्रेजेक्ट्री चाहिए, उसका ट्रेजेक्ट्री चाहिए या फिर अगर हमको उसका पाथ चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा जब हम बताएंगे y एज अ फंक्शन ऑफ x। आपको याद होगा प्रोजेक्टाइल में ट्रेजेक्ट्री बताया था, वहां जनरल चीज बताए थे कि जब भी आपको किसी भी पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री चाहिए, यू मस्ट नो x एज अ फंक्शन ऑफ y एज अ फंक्शन ऑफ x, पता होना चाहिए। दैट इज बेसिकली कॉल्ड द ट्रेजेक्ट्री। निकाल सकते हैं क्या y एज अ फंक्शन ऑफ x? निकाल सकते हैं क्या? देखो y बाई x करो फटाक से, y बाई x करोगे तो क्या आएगा? a2 बाई a1। इसका मतलब y क्या आ रहा है? a2 बाई a1 इंटू x। इसका मतलब y इक्वल टू a2, ये तो स्ट्रेट लाइन आ गया, ये क्या आ गया? स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब जो एसएचएम है वो कैसा होगा? ऐसा। स्लोप कितना? a2 बाई a1 पॉजिटिव है और x y इक्वल टू mx टाइप से आ रहा है, ओरिजिन से क्रॉस करेगा। सो यही है वो रिजल्टेंट एसएचएम। दिखने में ऐसा लगेगा, ये तो ट्रेजेक्ट्री आया ना, दिखने में ही ऐसा लगेगा, ऐसा करेगा पार्टिकल एसएचएम। और ये इसका मेरे को अगर फेज जानना है, फेज कब पता चलेगा? जब ओमेगा टी वाला टर्म है तब तो फेज पता चलेगा। तो आर क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? एक्स क्या है? a1 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, दैट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का रूट अंडर साइन ओमेगा टी। आर का ये वैल्यू आ रहा है, मतलब उसका जो रिजल्टेंट एसएचएम आ रहा है, एक्स रिजल्टेंट वो ही आ रहा है। इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड कितना है वो तो हमको दिख भी रहा है, कॉमन सेंस से देख, यहीं तक जाएगा पार्टिकल, उसके आगे नहीं बढ़ने वाला। रिजल्टेंट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। आप अगर एक पार्टिकल पे फोर्स लगा के उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड x के लॉन्ग a1 रख रहे हो और y2 के लॉन्ग फोर्स लगा के a2 रख रहे हो, तो a2 वाले को तो a1 से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब पार्टिकल x कभी a1 से ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो x के लॉन्ग के एसएचएम पे डिपेंड करता है। a1 ज्यादा कैसे चला जाएगा? तो मैक्स a1 तक ही जाएगा, और y एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लगा के a2 तक मैक्स ढकेल रहे हैं, तो चाहे ये वाला एसएचएम भी जुड़ जाए तो ये वाला एसएचएम इसको तो अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसके अलॉन्ग जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम a2 तक ही जाएगा। सो देयरफॉर दिस एसएचएम विल बी ट्रैप्ड इन दिस बॉक्स, इन दिस रेक्टेंगल। ऐसे करके करता रहेगा एसएचएम। और दिस इज ओमेगा टी, दिस इज इन फेज विद बोथ ऑफ देम। ये जो रिजल्टेंट एसएचएम है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, एंड दिस इज इन फेज विद बोथ दिस एसएचएम, a1 का और a2 का जो अलग अलग था एसएचएम्स। ठीक है, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, देखो ध्यान से, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल। सबसे पहले दो जब भी परपेंडिकुलर एसएचएम रहे, अगर वो इन फेज हैं, अगर वो इन फेज हैं तो उसका ग्राफ कैसा आता है? ये आपको रटाया हुआ रहना चाहिए। क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट कि उसका ग्राफ कैसा आएगा। ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। उसका इक्वेशन हमको आता है, लिख सकते हैं हम, डिराइव भी कर सकते हैं। उसका इक्वेशन कैसा करके लिखेंगे? उसका फेज निकालने के लिए हमको ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ ये ओमेगा टी वाला टर्म आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं दे आर इन फेज, दे आर इन फेज, क्योंकि अच्छा ये कब प्लॉट किया? जब ये दो आर इन फेज। ये पहला सेगमेंट है व्हेन इफ फाई इज 0, तो बोथ आर इन फेज, है ना, एक्स वाला और वाई वाला आर इन फेज। ऐसा करके आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, फेज देख लिए, इक्वेशन देख लिए, सब कुछ देख लिए, मैक्स a1 माइनस a2 और ऐसा करके, तो टिल्टेड लाइन। तो दिस इज द थिंग। ठीक है, चलो अब अगर फेज पाई का हो तो कैसे करेंगे? अगर दोनों का फेज डिफरेंस पाई का हो तो फटाक से देख लो, दोनों का अगर फेज डिफरेंस पाई का है तो क्या लिखेंगे? a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई। सेम चीज रिपीट करना है अपने को। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ट्रेजेक्ट्री पता करते हैं, उस पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री कैसा दिखने में होगा। तो y क्या आ रहा है देखना, माइनस a2 साइन ओमेगा टी, राइट। y बाई एक्स क्या आ जाएगा? माइनस a2 बाई a1, y आ रहा है माइनस a2 बाई a1 इंटू एक्स। y इक्वल टू माइनस mx का फॉर्म में आ रहा है। कैसा दिखेगा? दिखने में कैसा लगेगा देखो फटाक से, माइनस mx मतलब ऐसा। ग्राफ विल बी लाइक दिस, एंड ये वाला मैक्सिमम कितना जा रहा है? y वाला जो सेगमेंट है वो a2 है, तो y वाला मैक्सिमम ये प्लस a2 और ये वाला माइनस a2, ये वाला प्लस a1 और ये वाला माइनस a1। तो कुछ ऐसा करके ये वाला डब्बा में रहेगा, ये वाला डब्बा में रहेगा, एंड द पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन, द पाथ इज अ श्योर शॉर्ट स्ट्रेट लाइन। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू नो। और साथ ही साथ अगर फेज का बात करें तो फेज कैसे निकालते हैं? फिर से वही,
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके अपने को फेज निकालना पड़ेगा कि हमको पता करना है जो रिजल्टेंट है उसका फेज क्या है। तो आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर आप करेंगे, आप डिटेल में करो फिर से यही आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर साइन ओमेगा टी। किसके साथ फेज में है? ये वाले के साथ। ये तो आउट ऑफ फेज था, ठीक है। इसका एक बार फिजिकल इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं, देखो फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखो। एट टी इक्वल्स टू जीरो, हड़बड़ाते नहीं है, थोड़ा ढंग से देखते हैं। एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे एक्स कितना है रे? जीरो है और वाई भी जीरो है। तो जो रिजल्टेंट एसएचएम होगा, सपोज मेरे को ये नहीं पता, सपोज मेरे को स्ट्रेट लाइन है ये नहीं पता अभी, पर एटलीस्ट पॉइंट वाइज देख के अगर सपोज आपको ऑप्शंस देता, 4 ऑप्शन उसमें देता, किसमें ऑप्शंस में देता, 4 ऑप्शन कुछ भी दे देता और बोलता इसमें से कौन सा ग्राफ रिजल्टेंट एसएचएम का है, तो देख के बता सकते थे। कैसे? टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे एक्स जीरो वाई जीरो, तो पार्टिकल का जो ट्रेजेक्टरी है वो ओरिजिन से क्रॉस करना ही चाहिए। दूसरा, सबसे पहले तो आप टाइम पीरियड देखो, इसका टाइम पीरियड कितना है? इसका जो एक्स का जो टाइम पीरियड है वह है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा पे डिपेंड करता है ना, 2 पाई बाई ओमेगा। वाई का टाइम पीरियड कितना है? वो भी 2 पाई बाई ओमेगा, दोनों का टाइम पीरियड तो सेम ही है। अच्छा, फेज डिफरेंस पाई का है, ओके। खैर, हम तो देखते हैं कि पाई बाई टी बाई 4 पे चेक करते हैं। पाई बाई 2 ओमेगा पे, टाइम टी इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा पे एक्स तो मैक्सिमम होगा, a1 होगा, और y कितना होगा? पाई बाई 2 ओमेगा पे, पाई बाई 2 ओमेगा 3 पाई बाई 2 माइनस a2। पाई बाई 2 ओमेगा मतलब ये आएगा 3 पाई बाई 2, तो मतलब माइनस a2। इसका मतलब जब x टाइम के हिसाब से नहीं, अब कैसे देखेंगे? देखो, जब x मैक्सिमम हुआ तो y माइनस मैक्सिमम होगा, x मैक्सिमम हुआ तो y माइनस मैक्सिमम होगा, ऐसा करके प्लॉटिंग करेंगे। ये तो कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम देखें 3 पाई बाई 2 का बात करें, टाइम का बात करते हैं, 3 पाई बाई 2 ओमेगा पे, 3 पाई बाई 2 ओमेगा पे ये क्या आएगा? x आएगा, देखो ध्यान से, माइनस a1, और y क्या आएगा? अगर 3 पाई बाई 2 ओमेगा पुट करेंगे तो 2.5 पाई, 5 पाई बाई 2 आएगा। 5 पाई बाई 2 मतलब 2 पाई प्लस पाई बाई 2, तो 2 पाई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता, 2 पाई तो पीरियड होता है, तो पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 मतलब y बेसिकली क्या आएगा? a2 अपने पॉजिटिव पे है, मतलब x जब अपना माइनस a1 पे है तो y a2 पे है, मैक्स पे है अपना। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स। अब देख के ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ये वाला सही होगा, ये सब नहीं होगा। दीज शुड बी द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, ऐसा करके। ये पॉइंट वाइज प्लॉटिंग आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, कैसे करके टाइम t इक्वल्स टू t पे पहले तो टाइम पीरियड चेक करते हैं बेटा, पहले तो टाइम पीरियड देख लेना किसका कितना है, और फिर t को पुट करके, अगर टाइम पीरियड अलग भी आता है तो टेंशन नहीं हो, मैं एक एग्जांपल लेके भी दिखाऊंगा आपको। टाइम पीरियड अलग भी आए तो टेंशन नहीं है, पर टाइम जब t पाई बाई 2 ओमेगा डालते हैं ना, किसी का भी टाइम पीरियड देखना, फिर टाइम का रैंडम वैल्यू लेके आप पुट करना यहाँ पे वैल्यूज, तो आपको पता पड़ेगा x और y क्या है, उसके हिसाब से पॉइंट्स आप प्लॉट कर सकते हैं। तो ऑप्शंस एलिमिनेशन में भी ये वाला काफी काम आता है, ये वाला तरीका। बाकी जब ये ध्यान में रखना, फेज जब जीरो था, फेज डिफरेंस जीरो था, तो स्ट्रेट लाइन आ रहा था ऐसे करके। फेज जब पाई का आया है तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है ऐसे करके, जैसे हमको इक्वेशन से दिख रहा है, एंड द ग्राफ इज स्टिल अ स्ट्रेट लाइन, graph is still a straight line, ठीक है। and now when the phase difference is say for example pi by 2, this is the last section। तीन ही इसमें हम सेगमेंट पढ़ते हैं, एक फेज डिफरेंस जब जीरो हो, एक जब फेज डिफरेंस पाई का हो, एंड फाइनली जब फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का हो। या केस 3 है when phi is pi by 2, ओके। तो x का इक्वेशन क्या लिखते हैं हम? a1 sin ओमेगा t, और y सपोज y के अलॉन्ग मैं a2 लेता हूं, फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाई 2 का, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख रहा हूं। तो बेसिकली y क्या हो गया अपना? a2 cos ओमेगा टी। अब इसमें और इसमें अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें, मेरे को सबसे पहले तो ट्रेजेक्टरी चाहिए, सबसे पहले ट्रेजेक्टरी चाहिए। सारे ही चीज में एक दो काम हम करते हैं, ट्रेजेक्टरी पता करते हैं, पॉइंट वाइज प्लॉटिंग समझते हैं, टाइम पीरियड को एनालाइज करते हैं, तो अपने को ग्राफ का पूरा परफेक्ट आइडिया लगेगा, विच विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस आल्सो, एंड रिजल्ट तो याद होना ही चाहिए। तो 5 पाई बाई 2 पे क्या रिजल्ट आएगा वो याद होना चाहिए, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी याद रहना चाहिए। ट्रेजेक्टरी कैसे करके आएगा? एक्स और वाई में टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, प्योरली एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई आना, मतलब वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आना चाहिए फॉर ट्रेजेक्टरी। कैसे एलिमिनेट करेंगे? ध्यान से देखो, ऐसा हमने एसएसएम के स्टार्टिंग में ही सीखा था। x1 स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा,
y2 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर इज cos स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड कर देंगे तो y2 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, राइट। सो ये अपना इक्वेशन आ गया डायरेक्ट। ये किसका इक्वेशन है आपको याद है? ये इलिप्स का इक्वेशन है, बताया था। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। और x के साथ कौन सा टर्म है? a1, तो x के साथ a1 माइनस a1 ये प्लस a2 माइनस a2। अभी भी ध्यान से देखो, पार्टिकल इज ट्रैप्ड इन दिस रीजन ओनली, क्योंकि पार्टिकल उसके बियॉन्ड जा ही नहीं सकता। पार्टिकल प्लस a1 से ज्यादा जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है और ये फोर्स इंडिपेंडेंट है, तो ये फोर्स तो मैक्स a1 तक ही ला सकता है उसको। पार्टिकल का x मैक्स तो a1 ही था, उससे ज्यादा जा नहीं सकता, तो इसमें ही वो फंसा हुआ रहेगा। और दिस इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन नाउ, इट इज नॉट अ पहले स्ट्रेट लाइन आ रहा था, पर ये 2D मोशन है, ये ध्यान देना। वो 1D मोशन था, और यहाँ पे पार्टिकल अगर आप एक फोर्स ऐसे लगा रहे हैं और दूसरा फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, और उन दोनों का भी अगर फेज में π/2 का डिफरेंस है, तब इलिप्स होगा। ये ग्राफ कैसा है? ये इलिप्स का ग्राफ है। ये वाला क्या था देखो, जरूरी नहीं कि आप अगर x में कोई एसएचएम कर रहा है, y में एसएचएम कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है ऐसे, वो ऐसे करके भी आ सकता है, और इलिप्स भी आ सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ एक छोटा सा फेज कांस्टेंट पे। वो स्ट्रेट लाइन आ सकता है कब? जब दोनों का फेज क्या हो? 0 हो, ऐसा करके दोनों के साथ फेज में रहेगा, ऐसे करके, समझ रहे हैं? जब ये अपना मीन पोजीशन से क्रॉस करेगा मैक्सिमा, तो ये भी मैक्सिमा, 0 0 मिनिमा मिनिमा, ऐसे करके, दिस इज इन फेज। और ये भी साथ साथ करते रहेगा बोलो के साथ। सो ये है जब फाई 0 हो। अच्छा, ये वाला कब आएगा? जब फाई, जब जो फेज डिफरेंस आया डेल्टा फाई, वो कितना हो? पाई का हो। और ये इलिप्स कब आ रहा है? एक्स और वाई के अलोंग तो कर ही रहा है, पर वो जो कर रहा है उनमें जब फेज डिफरेंस π/2 का आ रहा है, तो इलिप्टिकल आ रहा है। अब साथ ही साथ फटाक से हम देखें दोनों का टाइम पीरियड, पॉइंट वाइज प्लॉटिंग पर अगर थोड़ा फोकस करें, तो देखो इसका टाइम पीरियड इज अगेन 2π/ω, इसका भी है 2π/ω। इसका मतलब दोनों अपना एक ऑसिलेशन साथ साथ कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब क्या? टाइम पीरियड जब सेम आता है, इसका मतलब दोनों अपना एक ऑसिलेशन साथ साथ कंप्लीट करेंगे। फिर से हम t इक्वल टू π/2ω लेते हैं। π/2ω लेंगे तो टाइम t इक्वल टू 0 पे पहले देखो, पहले तो 0 पे चेक करते हैं। एट t इक्वल्स टू 0 पे x कितना है रे? 0, और y कितना है देखो, 0 पे y है a2। इसका मतलब जब x, यहां पे तो ग्राफ में तो टाइम नहीं है कहीं, पर ये कोऑर्डिनेट मिला एट टाइम t 0 पे, एट टाइम, अब अपना घड़ी देख रहे हैं, टाइम t इक्वल टू 0 पे, तो कोऑर्डिनेट बता सकते हैं क्या? x 0 तो y a2, x 0 तो y a2। देख ग्राफ पे पॉइंट मिला एक, आपको वही फिर ग्राफ दे देता है, ऐसे ऐसे करके बोलता है कौन सा करेक्ट ग्राफ है, तो आप पॉइंट वाइज प्लॉटिंग करके कर सकते हैं। हालांकि ऐसे इक्वेशन लिख के भी करना काफी अच्छा है, या पॉइंट वाइज देख के एलिमिनेट कर सकते हैं। अब फिर से हम देखते हैं टाइम t इक्वल्स टू π/2ω पे, π/2ω, ये मैक्सिमम पे है अपना, राइट? π/2ω, तो ये आएगा π/2, तो x आएगा a1, x आएगा a1, और y कितना आएगा π/2ω पे? π/2ω पे ये आएगा π/2, तो ये होगा 0, तो y 0। तो ये भी ध्यान दो कि x SHM ऐसे कर रहा है, देख रहे हैं? x SHM ऐसे कर रहा है, y वाला SHM ऐसे कर रहा है, ये तो रिजल्टेंट का SHM है। तो x जब अपना 1/4 बोले तो यहां पहुंच गया π/2ω पे, तो x मैक्सिमम आया है और y 0 आया है। देख कोऑर्डिनेट वाइज सही है, मतलब एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, ऐसे करके बाकी प्रूफ पुट करोगे अगर आप, तो एक पॉइंट यहां आएगा, एक पॉइंट यहां आएगा, सेंटर पे कोई पॉइंट नहीं आने वाला। तो मतलब जो भी इसका ट्रेजेक्टरी होगा वो ऐसा करके पास करेगा, वो देख के आइडिया लगा सकते हैं कि इलिप्टिकल पाथ होगा। पॉइंट वाइज प्लॉटिंग इज देयरफॉर एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक जनरल इक्वेशन भी रहता है, जनरल इक्वेशन रहता है कि अगर फाई कोई स्पेसिफिक नहीं है, सपोज 0 भी नहीं है, पाई भी नहीं है, π/2 का भी नहीं है, कोई भी एक जनरल अगर रहता है, तो उसका एक छोटा सा डेरिवेशन है। पर वो डेरिवेशन करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं पॉइंट वाइज प्लॉटिंग का। ये पूछा जा चुका है मेंस में 2015 में। क्वेश्चन था x दिया हुआ है a sin ओमेगा t, और y एम्पलीट्यूड सेम दिया हुआ है, ध्यान रखना। अच्छा, पिछले ही क्वेश्चन में एक चीज और देख लो, ये आया था ये क्वेश्चन, अगर आपको याद हो, ये आया था ना? हाँ, यही आया था। हाँ, फेज डिफरेंस π/2 का था और x और y के अलोंग लग रहा है, तो ये इक्वेशन आया था। अब अगर उसमें एम्पलीट्यूड दोनों का सेम रहता, मतलब x के अलोंग SHM कर रहा है और जो y के अलोंग SHM कर रहा है, अगर उनका एम्पलीट्यूड भी सेम हो, तो x² + y² क्या आ जाएगा? a²। ये किसका इक्वेशन है?
सर्कल का इक्वेशन है। ये सारा स्पेशल केसेस आपको याद रहना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ये रिजल्ट याद रखना कि जब, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है पिछले के पिछले साल, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, 2018 में शायद पूछा था, पिछले के पिछले साल ही पूछा, डायरेक्ट पूछ दिया कि दो पार्टिकल ऐसे हम कर रहे हैं एक्स के लॉन्ग वाई के लॉन्ग, दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम है और फेज डिफरेंस 0 है तो क्या होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। दोनों का अगर एम्पलीट्यूड डिफरेंट है और फेज पाई का डिफरेंट है तो स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। पाई बाय 2 का है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है तो एलिप्स, और अगर फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का है और अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो इट विल बी अ सर्कल। सो लाइक दैट दिस वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन आल्सो व्हिच वाज आस्क्ड, ठीक है। से फॉर एग्जांपल, अच्छा एक काम करता हूं, हाँ ये क्वेश्चन बता देता हूं इसमें। दिस इज फॉर एग्जांपल ए साइन यहां पे दिया हुआ था 2 ओमेगा टी, और बोला था ट्रेजेक्टरी कैसा दिखेगा, ट्रेजेक्टरी कैसा दिखेगा ये बताना था आपको। तो जब ओमेगा ही डिफरेंट हो गया तो याद रखना इक्वेशन लिख पाना इज नॉट पॉसिबल, तो पॉइंट वाइज प्लॉटिंग करके एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जो पहला था वो कुछ ऐसा था, दिस वाज द फर्स्ट ऑप्शन, ऑफ कोर्स दिस इज y वर्सेस x, दिस इज y वर्सेस x, दिस इज y वर्सेस x। अच्छा एक और चीज फिर से याद आया मेरे को, अगर कोई भी जनरल डेल्टा हो, मतलब नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, नॉट इक्वल टू पाई, तो कोई भी अगर जनरल रहता है ना तो उसका जो ट्रेजेक्टरी आता है वो ऐसा आता है, टिल्टेड इलिप्स। भावनाओं को समझो, टिल्टेड, आई डोंट नो क्या बना दिया, कचड़ा टाइप का दिख रहा है, बट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, टिल्टेड इलिप्स आता है। बना देता हूं देख अच्छे से। इस टाइप का एक इलिप्स आता है। अगर फेस कांस्टेंट कुछ भी और है तो इस टाइप का कुछ इलिप्स आएगा। तो सारा केस कवर हो गया, ये स्पेशल केसेस कवर कर लिए, एम्पलीट्यूड वाइज कवर कर लिए, और अगर बाकी कोई फेज डिफरेंस रहेगा तो टिल्टेड इलिप्स आता है, वो ध्यान रखना। पर ये कब था बेटा, जब ओमेगा सेम था, वो भी ध्यान रखना। मैंने जो इक्वेशंस लिख के जो डिराइव किया था ना उसमें x इक्वल टू a1 एम्पलीट्यूड को वेरी कराया था पर ओमेगा सेम रखा था सबके लिए। यहाँ पे क्वेश्चन में ओमेगा डिफरेंट है और ये 4 दिया हुआ था, ऐसे करके ऑप्शंस दिया हुआ था, आई डोंट एग्जैक्टली ऐसे करके था, एक ग्राफ ऐसे करके था, and there was another graph like this, क्या सो पूछा था विच वन इज करेक्ट, पॉइंट वाइज प्लॉटिंग करके कर सकते हैं। एक बार आराम से सोचो फिर सॉल्यूशन की तरफ देखो। दिस इज वाई एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। चलो फटाक से मैं सॉल्यूशन बोलता हूँ, बच्चे आप खुद से सॉल्व कर लो फिर देख लेना। देख से फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम इसका टाइम पीरियड, अब अपने को तो इक्वेशन y वर्सेस x में वी कैन ट्राई टू ब्रिंग एन इक्वेशन आल्सो, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, a sin 2 ओमेगा t। अब एक बार इक्वेशन खुद से भी डिराइव करके देखो, ट्राई टू एलिमिनेट t, कर पाए तो बहुत अच्छा है, वरना मैं तो पॉइंट वाइज से बताता हूं कैसे करते हैं। देखो टाइम पीरियड ऑफ x कितना आ रहा है 2 पाई बाई ओमेगा, टाइम पीरियड ऑफ y आ रहा है 2 पाई बाई 2 ओमेगा, टाइम पीरियड ऑफ y कितना आ गया पाई बाई ओमेगा। किसका टाइम पीरियड ज्यादा है रे? जिसका ओमेगा ज्यादा है उसका टाइम पीरियड कम होगा, जाहिर सा बात है, जिसका ओमेगा ज्यादा है उसका टाइम पीरियड कम होता है। तो टाइम पीरियड ऑफ एक्स ज्यादा है, टाइम पीरियड ऑफ वाई कम है, इसका मतलब वाई अपना ऑसिलेशन जल्दी पूरा करेगा, वाई मैक्सिमम पे जाके मिनिमम पे जाके मैक्सिमम, ये जो सर्कल है वाई के लिए वो जल्दी होगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं ना, टी इक्वल्स टू, कम किसका है इसका ना, तो इसका, या एक काम करो हम क्या करते हैं पाई बाय 2 ओमेगा ही टाइम लेते हैं। तो पाई बाय 2 ओमेगा जब टाइम लेंगे तो x अपने मैक्सिमम पे होना चाहिए, अब देखो ना t इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा पे ये मैक्स पे होना चाहिए, और इसके लिए पाई बाय 2 ओमेगा क्या है, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, मतलब y एक बार अपने मैक्सिमम पे जाके मिनिमम पे आ चुका है, मतलब मीन पोजीशन से स्टार्ट करो, मैक्सिमम पे जाओ, फिर मीन पोजीशन पे आ जाओ, अपना हाफ चक्कर काट चुका होगा, हाफ ऑसिलेशन कर चुका है, हाफ ऑसिलेशन कर चुका है, जबकि ये अपना 1/4 ऑसिलेशन ही करेगा, ठीक है। अब हम विल लेट अस ट्राई टू सी द ग्राफ्स। देखो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे
अच्छा, पहला तो ऐसे ही दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया भाई। टाइम टी इक्वल टू जीरो पे तो ये जीरो है ही नहीं। टाइम टी इक्वल टू जीरो पे एक्स और वाई जीरो जीरो होना चाहिए, तो ये दो ग्राफ तो ऐसे ही उड़ गया। ये दो ग्राफ बचा, दो ग्राफ तो ऐसे साफ हो गया। अच्छा, अब टाइम टी इक्वल टू पाई बाई टू ओमेगा पे, पाई बाई टू ओमेगा पे एक्स मैक्सिमा पे होना चाहिए। एक्स ऑसिलेशन कैसे कर रहा है? ऐसे ध्यान से देखना, एक्स ऑसिलेशन ऐसे करके कर रहा है। पाई बाई टू ओमेगा मतलब एक्स यहां पे आया है, वन फोर्थ किया है। पाई बाई टू ओमेगा मतलब वन फोर्थ ऑसिलेशन किया है, फिर पीछे आएगा, फिर यहाँ ऐसे करके। तो वन फोर्थ ऑसिलेशन मतलब अभी एक्स यहाँ पे है, उसमें वाई को क्या कर लेना है? हाफ ऑसिलेशन, मतलब वो अपना मैक्सिमा पे जाके फिर मीन पे आ जाए। वाई ऐसे करके ऐसे चम कर रहा है, ध्यान दे। तो वाई अपने मैक्सिमा पे जाके वापस मीन पे आ जाए, हाफ ऑसिलेशन। तो ये हो सकता है, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स। Whereas if we see in this particular case, x पाई बाई टू ओमेगा पे यहां पे रहेगा वन फोर्थ ऑफ ऑसिलेशन, और y क्या कर रहा है? अगर आप ध्यान से देखो, y तो ऑसिलेट, y इसके अलोंग कर रहा है ना, तो y क्या होगा उतने टाइम पीरियड में, मतलब पाई बाई टू ओमेगा तक सिर्फ यहीं तक पहुंचा है। वो अपना वन क्वार्टर ऑफ द ऑसिलेशन भी पूरा नहीं किया, बहुत कम किया है वो। अरे ये जब तक यहां तक पहुंचेगा ना, उतने में इसको अपना, y को अपना हाफ ऑसिलेशन कर लेना, मतलब यहां पे जाके घूम के आ भी जाना था, ऐसा करके कुछ होना चाहिए। पर हम देख रहे हैं x जब बढ़ा रहे हैं यहां से, यहां तक जब पहुंचेगा x, तो उस समय y का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है सिर्फ यहीं पे आ रहा है। ये समझ में आ रहा है आपको? ये जो कोऑर्डिनेट मिला अपने को ग्राफ पे, इसका मतलब x मैक्सिमा पे है, पर y अपना a बाई फोर पे ही है, जबकि y को ज्यादा होना चाहिए था। y को तो एक ऑसिलेशन पूरा करके घूम के वापस भी आ जाना था, तो वैसा नहीं दिख रहा। देयरफॉर इसका ये ग्राफ इज रॉन्ग। और अगर आप देखो, अगर आप और देखो, देखो x स्टार्ट हुआ, यहां पे आया x, y यहां पे आया, फिर ये वापस आया, तो यहां पे मतलब x अपना एक हाफ ऑसिलेशन कर लिया, y कितना किया रे? वन बाई फोर्थ। फिर जब x पूरा अपना एक ऑसिलेशन कर ले रहा है, तो y मैक्सिमा होते हुए मिनिमा, मतलब मैक्सिमा हो रहा है, फिर मीन पे आ रहा है। मतलब x का अपना एक पूरा ऑसिलेशन पे y का सिर्फ कितना ऑसिलेशन हो रहा है? हाफ। जबकि y का डबल होना चाहिए था ऑसिलेशन, क्योंकि y का जो टाइम पीरियड है वो हाफ है, मतलब y का ओमेगा डबल है। समझ में आ रहा है? सो देयरफॉर दिस ग्राफ इज रॉन्ग, दिस ग्राफ इज करेक्ट। ये ग्राफ कब होता है? जब ये इक्वेशन दिया होता है, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, और y अगर दिया रहता a साइन ओमेगा बाई टू इंटू टी, ओमेगा उसका हाफ है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा? y का टू पाई बाई ओमेगा, मतलब y का जो टाइम पीरियड है वो ये हो जाएगा फोर ओमेगा बाई फोर पाई बाई ओमेगा, और इसका टाइम पीरियड है टू पाई बाई ओमेगा। इसका टाइम पीरियड डबल हो गया, इसका टाइम पीरियड अब डबल है, मतलब x जब एक चक्कर काटेगा तो y हाफ ही काटेगा। x जब यहां से यहां आ रहा है, तो y सिर्फ हाफ काट रहा है, फिर वो हाफ नेक्स्ट काटेगा, ऐसे करके। देन तब ये ग्राफ गलत होता, तब ये ग्राफ सही होता। सो देयरफॉर पॉइंट वाइज प्लॉटिंग आपको समझ में आना चाहिए, कैसे करेंगे? विथ टाइम। और अदरवाइज यू कैन ट्राई टू एलिमिनेट t आल्सो एंड गेट अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, इफ दैट इज पॉसिबल। कर पाए तो अच्छा है। सो whichever way you do, this is how you have to understand the concept of phase and all these things. तो हमने बेसिकली क्लास में क्या क्या सीखा कि अगर सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं एसएचएम, तो उस केस में डायरेक्टली वी ड्रॉ द फेजर डायग्राम, वी फाइंड द एम्पलीट्यूड, वी फाइंड द फेज एंड वी सॉल्व द प्रॉब्लम। सिंपल। अगर परपेंडिकुलरली कर रहा है तो क्या करेंगे? परपेंडिकुलरली, अच्छा उसके उसके पहले हमने फेज का जिक्र किया। जब फेज पढ़े तो वहां हम दो चीज पढ़े कि फेज एक एंगल होगा, 100% कॉन्फिडेंस आना चाहिए हमको। ये भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि एचएचएम काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है। बट व्हाई वी स्टडीड? बिकॉज इन प्रैक्टिकल फेनोमेना वी सी सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन sinusoidal way only, therefore SHM is very significant for us, therefore we studied in different heading. And then we discussed about phase कि in phase क्या होता है, आउट ऑफ फेज क्या होता है। आउट ऑफ फेज परफेक्ट मिरर इमेज होता है, इन फेज में फेज डिफरेंस जीरो, आउट ऑफ फेज में फेज डिफरेंस पाई का होता है। दिस थिंग वी स्टडीड, क्योंकि आगे चल के काफी काम आएगा ये चीज। देन वी वेंट एंड प्रोसीडेड टुवर्ड्स कि अगर परपेंडिकुलर एसएचएम हो रहे हैं, वो वाले केसेस में एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा पर ओमेगा सेम होगा, ये ध्यान रखना। एम्पलीट्यूड डिफरेंट था पर ओमेगा सेम था। और अगर एक फटक से रिवीजन करते हैं, एम्पलीट्यूड सेम हो, ओमेगा एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, ओमेगा सेम है, एक्स और वाई के अलॉन्ग कर रहे हैं, और फेज डिफरेंस अगर जीरो का आता है तो कैसा होता है उसका पाथ? स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, इट इज इन फेज विद बोथ ऑफ देम। अगर फेज डिफरेंस एक्स और वाई का पाई का आता है, द ग्राफ इज स्टिल अ स्ट्रेट लाइन, बट वो इंक्लाइंड होता है नेगेटिव स्लोप के साथ। ठीक है, एंड इट इज इन फेज विद द x1, ओमेगा टी आया था, अगर आपको एक्सप्रेशन याद हो फेज का, ओमेगा टी आया था, इट इज इन फेज विद द x पार्ट। ठीक है, उसका फेज कैसे पता करें, किसके साथ फेज में किसके साथ नहीं है? तो
एक्स और वाई में से टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो रिजल्टेंट है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके जो रिजल्टेंट है वो किसके साथ फेस मैचिंग कर रहा है उसका, ठीक है। और पॉइंट वाइज प्लॉटिंग दोनों केस में बताया। तीसरा जो एक्सप्रेशन लिया वो डेल्टा वो पाई बाय 2 का था। जब फेस डिफरेंस पाई बाय 2 करेगा तो कैसा बनेगा, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है a1 a2 तो एलिप्स फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखना एम्पलीट्यूड अगर सेम हो जाए तो यही सर्कल हो जाएगा। ये रिजल्ट्स आपको 100% याद रहना चाहिए। कुछ भी और अगर फेस कांस्टेंट हो तो टिल्टेड एलिप्स होता है, वही बता दिया। एंड पॉइंट वाइज प्लॉटिंग से अगर ओमेगा डिफरेंट है तो ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्चुअली खुद एक बार रिवीजन करना, समझना कि एक पूरा सर्कल, एक पूरा ऑसिलेशन कैसा करके पूरा कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट्स क्या बता रहा है, ये कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बता रहा है ऑफ द रिजल्टेंट एसएचएमई। और टाइम वाइज समझ सकते हैं आप, क्योंकि एसएचएम तो एक्स के अलोंग ऐसे ही करेगा ना रे, टाइम के साथ एसएचएम तो ऐसे ही करेगा ना। तो देयरफॉर डोंट गेट कंफ्यूज कि जब x यहाँ पे पहुंचा सर तो y यहाँ पे कैसे पहुंचेगा, नहीं वैसे ही है ही कि x एसएचएम कर रहा है इंडिपेंडेंटली, ट्राई टू थिंक दिस, y इंडिपेंडेंटली एसएचएम कर रहा है, इसी का सुपरपोजिशन वी हैव ड्रॉन लाइक दिस। सो देयरफॉर थिंक ओवर दिस एंड ये दिस सेगमेंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हैं, सो देयरफॉर समझना इस चीज को ठीक से, ठीक है। विल फिनिश अप, करेक्ट।